आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल के अपडेट और नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। यात्रा एक अकिंचन की। अहिंसा प्रशिक्षण। अहिंसा और शांति, इन दो शब्दों के आधार पर मानवता का प्रसाद खड़ा हुआ है। भारतीय मनीषी अहिंसा को अधिक मूल्य देते हैं, पश्चिम के व्यक्ति शांति को। तात्पर्य में दोनों में कोई भेद नहीं है। शांति अहिंसा की चेतना से उत्पन्न होती है और अहिंसा के विकास के लिए शांति अनिवार्य है। हिंसा और अहिंसा का द्वंद्व अनादिकालीन है। मनोविज्ञान में मौलिक मनोवृत्तियों की एक तालिका है। उसके अनुसार संघर्ष एक मौलिक मनोवृत्ति है। अहिंसा का स्थान मौलिक मनोवृत्ति में नहीं है। इसका तात्पर्य है हिंसा स्वाभाविक है और अहिंसा प्रयत्नजन्य। जैन दर्शन में कर्मवाद का विस्तृत विवरण है। उसके अनुसार प्राणी में हिंसा और अहिंसा दोनों के बीज विद्यमान हैं। जिस बीज को कारण सामग्री उपलब्ध होती है वह अंकुरित और पल्लवित हो जाता है और जिसे कारण सामग्री उपलब्ध नहीं होती वह अंकुरित नहीं होता। हिंसा का एक लंबा इतिहास है। उसके अनुसार 3456 वर्ष की अवधि में केवल 230 वर्ष शांति के बीते हैं। सहज समय में युद्ध होते रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन मनुष्य हिंसा के शिकार बनते हैं। प्रति मिनट कम से कम एक मनुष्य की हत्या होती है। प्रति 40वें सेकंड में एक मनुष्य आत्महत्या करता है। तीसरी शताब्दी में लगभग 191 मिलियन मनुष्य युद्ध में मारे जाएंगे। उनमें से आधे मनुष्य निर्दोष नागरिक होंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि युवकों में हिंसा की वृत्ति बढ़ रही है और यह चिंता का विषय है। हिंसा की समस्या और अहिंसा प्रशिक्षण। हिंसा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत सार्थक प्रश्न है। हजारों वर्षों से अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, फिर भी हिंसा कम नहीं हो रही है। अहिंसा की सार्थकता कहाँ खोजे? महावीर, बुद्ध, गांधी आदि अनेक महापुरुषों ने अहिंसा के वातावरण का निर्माण किया, पर वह टिक नहीं पा रहा है। इस स्थिति में क्या अहिंसा को समाधान माना जा सकता है? यह प्रश्न वर्षों से हमारे सामने आ रहा था। इस प्रश्न का उत्तर हमने अहिंसा प्रशिक्षण में खोजा। अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिंसा के कारणों का पता लगाना आवश्यक है। हिंसा के पारिस्थितिक, मानसिक और भावनात्मक कारणों को हम जानते हैं, किंतु जैव रासायनिक कारणों को नहीं जानते। मैंने नाड़ी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र और रसायनों के आधार पर हिंसा के कारणों को खोजने का प्रयत्न किया। उसमें सफलता भी मिली। उस अध्ययन के आधार पर मैंने एक पुस्तक लिखी, अहिंसा के अछूते पहलू। मेरी यह धारणा पुष्ट हो गई कि अहिंसा के विकास के लिए भाव शुद्धि, मानसिक संयम जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है नाड़ी तंत्रीय संतुलन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावों का संतुलन और जैव रसायनों का परिवर्तन और संतुलन। अहिंसा का शारीरिक पक्ष। सन 1989 में जैन विश्व भारती के भिक्षु विहार में आचार्य तुलसी विराज रहे थे। हवाई यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ग्लेन डी पेज आए। उनसे वार्तालाप हुआ। अहिंसा के विषय में चिंतन चला। मैंने शरीर शास्त्रीय अध्ययन की बात उन्हें बताई। उन्होंने उसे बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, यह अहिंसा का अनछुआ पहलू है, इसका प्रशिक्षण होना चाहिए। दिल्ली में विदेशियों के लिए प्रेक्षाध्यान के शिविर का आयोजन था। उसमें प्रोफेसर ग्लेन डी पेज ने भी भाग लिया। अहिंसा का शारीरिक पक्ष पर उनकी धारणा पुष्ट हो गई। नॉन किलिंग ग्लोबल पॉलिटिकल साइंस नामक अपनी पुस्तक में पेज नंबर 30 पर उन्होंने उक्त प्रसंग का उल्लेख किया है। साइंटिफिक रूट्स। वी विल नेवर गेट टू नॉन वायलेंस बाय रिलीजन अलोन। Such is the advice of one of the India's foremost religious leader, Acharya Mahapragya, creative inheritor of the
ancient Jain tradition of Ahimsa. In Jain thought, Ahimsa is the heart of all stages of life, the case of all sacred texts, and the sum and substance of all vows and virtues. For Acharya Mahapragya, the way to realize a non-violent is to empower individuals to discover non-violence within themselves and to express it socially by combining modern neuro-violence with spiritual truth. In his analysis, violence is caused by emotions produced by the endocrine glands affecting the sympathetic and parasympathetic nerve system and is related to what we eat. Furthermore, based upon scientific knowledge of our neurological system, we can purposely use the energy of our brain in simple meditation practices to nurture non-violence within and to commit ourselves to non-violent social life. Mahapragya 1987 and 1994, Javeri and Kumar 1992. रासायनिक असंतुलन और हिंसा। आज के वैज्ञानिक रासायनिक असंतुलन को हिंसा का प्रमुख कारण मानते हैं। सेरोटोनिन और नोरेपेनेफ्रिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर परस्पर एक विशिष्ट संतुलन बनाए रखते हैं। यह संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति आक्रामक बन जाता है। हिंसा का एक कारण है पुरुष यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जिन पुरुषों में इसकी मात्रा सामान्य से अधिक होती है उनकी प्रवृत्ति हिंसात्मक हो जाती है। सूर्योदय के आसपास पीनियल ग्लैंड से सेरोटोनिन का स्राव अधिक मात्रा में होता है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव भी पीनियल ग्लैंड से होता है। ये काम प्रवृत्तियों का नियंत्रण करता है। पर्यावरण प्रदूषण भी मनुष्य में हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ाने में उत्तरदायी है। कुछ विषाक्त धातुएं मानव मस्तिष्क में पहुंचकर उन तंत्रिका नियंत्रण प्रणालियों को कमजोर करती हैं अथवा नष्ट करती हैं जो मस्तिष्क में उपजने वाले हिंसक विचारों का नियंत्रण करती हैं। जिन नगरों में लेड और मैग्नीज जैसी धातुओं का प्रदूषण अधिक होता है वहां मनुष्य का व्यवहार आक्रामक और असामाजिक हो जाता है। उन धातुओं के प्रभाव से मनुष्य प्राणघातक हमलों, यौन अपराधों और लूटपाट के मामलों में अग्रणी बन जाता है। समाजशास्त्रीय अनुभव के अनुसार हिंसा और अपराध के मुख्य कारण है गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक विषमता, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, घृणा का संस्कार भरने वाली शिक्षा, अश्लील साहित्य, दृश्य श्रव्य माध्यमों द्वारा हिंसा का प्रदर्शन, आर्थिक विषमता। हिंसा के उक्त कारण प्रसिद्ध हैं किंतु उसके वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिपादित कारण प्रसिद्ध नहीं हैं। मेरा निश्चित मत है कि जैव रासायनिक कारणों को जानना अधिक आवश्यक है। प्रचलित कारण बाह्य परिस्थिति के साथ जुड़े हुए हैं और जैव रासायनिक कारण मनुष्य की आंतरिक परिस्थिति के साथ जुड़े हुए हैं। अहिंसा के प्रशिक्षण का मूल आधार है हिंसा के आंतरिक कारणों का परिष्कार, हिंसा की चेतना का रूपांतरण। हिंसा के आंतरिक हेतु। आगम अध्ययन के आधार पर मेरी स्पष्ट अवधारणा है कि सब कार्य परिस्थिति सापेक्ष नहीं हैं। कुछ कार्य परिस्थिति सापेक्ष हैं और कुछ कार्य व्यक्ति की आंतरिक क्रिया सापेक्ष हैं। स्थानांग सूत्र में क्रोध, मान, माया और लोभ की उत्पत्ति के बाहरी कारणों का निर्देश है। उसके साथ साथ उनके आंतरिक कारणों का भी निर्देश है। पहला, आत्म प्रतिष्ठित जो अपने ही निमित्त से उत्पन्न होता है। दूसरा, पर प्रतिष्ठित जो दूसरे के निमित्त से उत्पन्न होता है। तीसरा, तदुभय प्रतिष्ठित जो स्व और पर दोनों के निमित्त से उत्पन्न होता है। अप्रतिष्ठित जो केवल क्रोध, वेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होता है, आक्रोश आदि बाह्य कारणों से उत्पन्न नहीं होता। हिंसा के आंतरिक हेतुओं पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। आंतरिक परिवर्तन का निवारण किए बिना बाहरी परिवर्तन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंसा की समस्या का पूर्ण समाधान भी नहीं हो सकता। अहिंसा के प्रशिक्षण में आंतरिक परिष्कार और बाहरी परिवर्तन इन दोनों का समन्वय किया गया है। अंतर जगत में अहिंसा के प्रयोग।
अहिंसा के सैद्धांतिक पक्ष को समझने के बाद उसके प्रायोगिक स्वरूप को समझना आवश्यक है। प्रयोग के दो बिंदु हैं, अंतर जगत और बाह्य जगत। अंतर जगत में प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण तत्व है संवेग संतुलन। मनोविज्ञान की भाषा में मानसिक उथल पुथल या उद्वेलन की अवस्था का नाम है संवेग। भय, क्रोध, जुगुप्सा, कामुकता, सुख दुख आदि संवेग प्रतिक्रियात्मक भावों के रूप में अपना प्रभाव दिखाते हैं। मनुष्य जब तक वीतराग नहीं बन जाता, संवेगों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। इनका संतुलन न होने के कारण अनेक प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है। संवेग संतुलन की प्रक्रिया को यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्रोध एक संवेग है। इसे नियंत्रित करने के लिए इमोशनल एरिया भाव क्षेत्र पर ध्यान के प्रयोग कराए जाते हैं। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और लेश्या ध्यान के प्रयोग इसके लिए कार्यकारी प्रमाणित हुए हैं। प्रमाद एक संवेग है। यह जागरूकता घटाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के प्रयोग निर्धारित हैं। नशा मुक्ति के लिए भी इन प्रयोगों को काम में लिया जाता है। हीन भावना और अहम भावना ऐसे संवेग हैं जो मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसके प्रभाव को क्षीण करने के लिए अनुकंपी और परानुकंपी नाड़ी तंत्र पर ध्यान के विशेष प्रयोग कराए जाते हैं। बाह्य जगत में प्रशिक्षण के तीन बिंदु। बाह्य जगत में अहिंसा के प्रायोगिक प्रशिक्षण की भूमिका बहुत विस्तृत है। मुख्य रूप से उसके तीन बिंदु हो सकते हैं: मानवीय संबंधों का परिष्कार या विकास, प्राणी जगत के साथ संबंधों का विस्तार, पदार्थ जगत के साथ संबंधों की सीमा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समूह में रहता है। वहाँ वह अनेक प्रकार के संबंध जोड़ता है। संबंध जोड़ना कोई कठिन काम नहीं है। कठिन है उनका समुचित निर्वाह। कठिनाई का कारण है मनुष्य की स्वार्थपरक मनोवृत्ति। स्वार्थ की आंख से देखने वाला और स्वार्थ की धरती पर चलने वाला परमार्थ की बात कैसे सोच सकता है। अहिंसा परमार्थ का दर्शन है। अहिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति संबंधों की आंच पर स्वार्थ की रोटी नहीं सेक सकता। स्वार्थवाद या व्यक्तिवाद के कारण संबंधों के संचार में जो जहर घुल रहा है, उससे बचने के लिए अहिंसा का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। मानवीय संबंधों का परिष्कार। मनुष्य के दृष्टिकोण को दो रूपों से देखा जाता है, मानवीय और अमानवीय। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति कैसा संबंध या व्यवहार होना चाहिए, नीति सूत्रों में यह बात निर्धारित होती है। उसके अनुसार व्यवहार करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण मानवीय होता है। जो व्यक्ति दूसरों के हितों की उपेक्षा करता हो, उन्हें कुचल देता हो, किसी का शोषण करता हो या सताता हो, यह दानवी या पाशविक वृत्ति कहलाती है। इस वृत्ति को बदलने से ही मानवीय संबंधों का परिष्कार हो सकता है। मानवीय संबंधों को कई इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है। हम यहाँ मुख्य रूप से 3 इकाइयों की चर्चा कर रहे हैं: पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध और व्यावसायिक संबंध। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, सास बहू, देरानी जेठानी, माँ बेटी आदि पारिवारिक संबंध हैं। इनमें मानवीय दृष्टिकोण का विकास हो तो किसी को मारने, पीटने, सताने या प्रताड़ित करने का प्रसंग उपस्थित नहीं हो सकता। सामाजिक संबंधों का दायरा बहुत विस्तृत होता है। पड़ोसी से लेकर दूर दराज बसने वाले समाज के हर व्यक्ति के साथ किसी न किसी रूप में संबंध रहता है। संबंधों की स्थापना में स्वार्थ की प्रेरणा न हो और स्वार्थ में बाधा पहुंचने पर संबंध तोड़ने की परिस्थिति भी पैदा न हो, यह अहिंसा की प्रेरणा है। जाति, रंग, लिंग, वर्ग भेद आदि को आधार बनाकर मनुष्य के बीच जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वे किसी न किसी रूप में हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। इन सब भेदों से ऊपर एक तत्व है, वह है मनुष्यता। यह भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। मैं इससे जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखता हूँ, इसको भी मुझसे वैसी ही अपेक्षा है। चिंतन के इस धरातल पर ही मानवीय संबंधों का विकास संभव है। मालिक कर्मचारी, व्यापारी मुनिम, स्वामी सेवक, भागीदार आदि संबंध व्यवसायिक जगत से जुड़े हुए हैं। इन संबंधों में मानवीय दृष्टिकोण न हो तो मालिक शोषण करता है और श्रमिक
श्रम से जी चुराता है। 4 डिग्री बुखार में काम करने की बाध्यता और बहानेबाजी की आदत इसी परिवेश में पलती है। इस क्षेत्र में सहानुभूति और संविभाग के प्रशिक्षण से अनेक प्रकार की समस्याओं से राहत मिल सकती है। प्राणी जगत के साथ संबंधों का विस्तार। मनुष्य अपने आप को संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी समझता है। इसी कारण अन्य प्राणियों के प्रति उसका दृष्टिकोण बहुत उदार नहीं होता। वह अपने जीवन के लिए प्राणियों की हिंसा करता है। हिंसा के 2 रूप हैं, अपरिहार्य और परिहार्य। उसके द्वारा की जा रही अपरिहार्य हिंसा भी हिंसा ही है। उसे परिहार्यता की दृष्टि से एक और किया जा सकता है, किंतु परिहार्य या अनावश्यक हिंसा प्राणी जगत के प्रति उसके अमानवीय दृष्टिकोण का परिणाम है। प्राणी जगत के साथ मनुष्य के संबंध कैसे होने चाहिए, इस संदर्भ में मनुष्य को प्रशिक्षण दिया जाता है तो अनावश्यक हिंसा नहीं होती, प्राणियों के प्रति निर्दय व्यवहार नहीं होता और मानव समाज में विलासिता नहीं पनपती। क्रूर हिंसा जनित प्रसाधन सामग्री और परिधानों का उपयोग वे ही लोग कर सकते हैं जो सब प्राणियों के साथ तादात्म्य का अनुभव नहीं करते। कुछ लोग मनोरंजन के लिए पशुओं को आपस में लड़ाते हैं। थोड़े से लोग का क्षणिक मनोविनोद प्राणी जगत के प्रति क्रूरता का खुला प्रदर्शन है। अहिंसा का प्रशिक्षण मनुष्य को इस प्रकार की क्रूरता से विरत कर सकता है। समस्त प्राणी जगत के प्रति उदार या मानवीय दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति प्रकृति से भी उचित छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पर्यावरण विज्ञान प्रकृति के किसी भी हिस्से में हस्तक्षेप को उचित नहीं मानता। उसकी यह अवधारणा बहुत प्राचीन है। भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले अहिंसा और संयम के जो सूत्र दिए हैं, उनके अनुसार प्रकृति के एक कण को भी क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता। पदार्थ जगत के साथ संबंधों की सीमाएं। मनुष्य की एक मौलिक मनोवृत्ति है अधिकार की भावना। इसी भावना से प्रेरित होकर वह पदार्थ का संग्रह करता है। परिग्रह की चेतना मनुष्य के अस्तित्व को समाप्ति की ओर अग्रसर करने वाली है। एरिक फ्रॉम ने एक पुस्तक लिखी है, टू हैव और टू बी, अधिकार अथवा अस्तित्व। मनुष्य को इन दोनों में से एक का चुनाव करना है। उसे अपने अस्तित्व को बचाकर रखना है तो अधिकार की भावना का त्याग करना होगा। मनुष्य के सामने यह एक दोहरी समस्या है। एक और पदार्थ के बिना उसका काम नहीं चल सकता, दूसरी ओर ममत्व या अधिकार की भावना उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है पदार्थ के प्रति अमूर्छा या अनासक्ति का विकास। पदार्थ के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आते ही उसके संग्रह और उपभोग की सीमाएं अपने आप स्वीकृत हो जाती हैं। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज। अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए अनेक प्रयोग चल रहे हैं। अनेक संस्थाएं निष्ठा के साथ कार्य कर रही हैं। उनके कार्य की सफलता को मैं अस्वीकार नहीं करता, किंतु मैं अहिंसा की प्रवृत्ति को 2 भागों में विभक्त करता हूँ। पहला स्थूल प्रवृत्ति, दूसरा सूक्ष्म प्रवृत्ति। आजीविका का प्रशिक्षण स्थूल प्रवृत्ति है, उसकी प्राथमिक अनिवार्यता है, फिर भी उसे सूक्ष्म प्रवृत्ति की कोटि में नहीं रखा जा सकता। हिंसा की चेतना का रूपांतरण अथवा अहिंसा की चेतना का विकास वह सूक्ष्म प्रवृत्ति है। मेरा अभिमत है कि इन दोनों का संतुलन किए बिना अहिंसा प्रशिक्षण को परिपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। आजीविका प्रशिक्षण को सामाजिक माना जाता है और मस्तिष्क प्रशिक्षण को वैयक्तिक। मेरी दृष्टि में यह भेद रेखा खींचना उचित नहीं है। व्यक्ति और समाज 2 हैं, किंतु इनको सर्वथा भिन्न नहीं माना जा सकता। समाज एक शक्ति है और व्यक्ति उस शक्ति का संचालक। समाज स्वस्थ है और व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, यह हो नहीं सकता। व्यक्ति स्वस्थ है और समाज स्वस्थ नहीं, यह भी नहीं हो सकता। व्यक्ति और समाज दोनों के बीच संबंध का सूत्र बहुत मजबूत है। मैंने अनुभव किया कि संचालक यदि स्वस्थ नहीं है तो समाज अच्छा नहीं हो सकता। इतिहास साक्षी है कि समाज व्यवस्था को बदलने के लिए अनेक प्रयत्न हुए, पर स्वस्थ व्यक्तियों के अभाव में वे सफल नहीं हो सके। मैं इसे एक रूपक की भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कार बहुत अच्छी है पर ड्राइवर अच्छा नहीं है तो उसमें कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। ड्राइवर अच्छा है पर कार अच्छी नहीं है तो भी उसमें बैठना कोई पसंद नहीं करेगा। कार अच्छी हो
ड्राइवर अच्छा हो तब आदमी उसमें बैठना पसंद करता है। समाज व्यवस्था अच्छी हो और संचालक भी अच्छा हो तब वह स्पृहणीय बन सकता है। अहिंसा समवाय। सन 1998 में हम सरदार शहर में चातुर्मास कर रहे थे। अनुव्रत का अधिवेशन, अनुव्रत के अनेक कार्यकर्ता आए, सर्वोदयी नेता बाल विजय जी आए। हम बात कर रहे थे। वार्तालाप के दौरान मैंने कहा, हम अहिंसा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप भी काम कर सकते हैं। देश और विदेश में अनेक संस्थाएं इस विषय पर काम कर रही हैं, फिर भी अहिंसा एक शक्ति नहीं बन रही है। इसका हेतु है अहिंसा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति संगठित नहीं हैं। इसलिए एक ऐसे मंच का निर्माण होना चाहिए जहां अहिंसा का कार्य करने वाले सब लोग मिले, एक साथ बैठे, परस्पर चिंतन करें, जिस समय जिस कार्य की अधिक अपेक्षा हो उसे क्रियान्वित करें। बाल विजय जी ने कहा, यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है, इस पर हमें सोचना चाहिए। वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने कहा, इसका क्या नाम होना चाहिए? मैंने कहा, अधिवेशन के अवसर पर हमने चिंतन किया, अहिंसा समवाय इस नाम का निर्धारण किया है। बाल विजय जी ने कहा, नाम बहुत अच्छा है, अहिंसा समवाय, इस नाम पर सहमति हो गई। चिंतन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह कोई संस्था नहीं होगी, मंच होगा। इसका कार्य होगा सहासन और सचिंतन की स्थिति का निर्माण करना, फिर अनेक अपने अपने क्षेत्रों में उसकी कार्यान्वित करना। इस मंच से संबंध कार्यकर्ताओं और संस्थाओं के बीच संपर्क बना रहे। इससे अहिंसा के क्षेत्र में किया जाने वाला कार्य अधिक उपयोगी बन सकेगा। सरदार शहर से प्रस्थान कर हम हरियाणा पहुंचे। अहिंसा समवाय के विषय में अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ वार्तालाप हुआ। सबने इस कल्पना का समर्थन किया। हरियाणा से हम दिल्ली गए। 5 अप्रैल 1999 को अध्यात्म साधना केंद्र में सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसमें सबकी सहमति से इस कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 25 अक्टूबर 1999 को फिर एक बैठक हुई। उसमें अहिंसा समवाय को अहिंसा के मंच के रूप में स्वीकार किया गया। अहिंसा समवाय के कार्य। अहिंसा समवाय के 3 प्रमुख कार्य निर्धारित किए गए। पहला अनुसंधान, दूसरा प्रशिक्षण, तीसरा प्रयोग। अहिंसा के क्षेत्र में अनुसंधान बहुत आवश्यक है। 2500 वर्ष पहले अहिंसा का प्रयोग किया गया। अहिंसा का सिद्धांत शाश्वत हो सकता है, किंतु उसके व्यवहारिक प्रयोग परिस्थिति के अनुसार होते हैं। 2500 वर्ष पहले जो परिस्थितियाँ थी वे आज नहीं हैं। वर्तमान की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। यदि अनुसंधान चलता रहे तो वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप उसका प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा उसकी प्रासंगिकता नहीं होती। किसी भी सिद्धांत का व्यवहारिक रूप प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त होता है। अहिंसा का सिद्धांत चलता रहा पर उसका प्रशिक्षण नहीं चला। उसका परिणाम यह हुआ कि अहिंसा की उपयोगिता के प्रति भी जनमानस में संदेह का चक्र बन गया। जीवन व्यवहार में उसका सामाजिक स्तर पर प्रयोग नहीं हो रहा। अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रयोग के अभाव में उसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। जब कभी हिंसा की तीव्रता सामने आती तब अहिंसा का स्वर सुनाई देने लगता। वह तीव्रता कम होती है, अहिंसा का स्वर भी मंद हो जाता। उसकी निरंतरता के प्रति समाज जागरूक नहीं है। इसलिए आवश्यक है अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रयोग के क्षेत्र में व्यापक कार्य किया जाए। अहिंसा प्रशिक्षण 4 आयाम। अहिंसा प्रशिक्षण प्रविधि का निर्धारण करने के लिए जैन विश्व भारती लाडनू में एक परिचर्चा प्रारंभ की गई। उस परिचर्चा में मैंने कहा, राज संबंध में प्रशिक्षण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ। उस समय मैंने अहिंसा प्रशिक्षण के विषय में चिंतन प्रस्तुत किया था। देश और विदेश से आए प्रतिनिधियों ने उसकी आवश्यकता का अनुभव किया। प्रशिक्षण की चर्चा का प्रारंभ हो चुका था। उसका निष्कर्ष 7 दिवसीय परिचर्चा में प्रस्तुत किया गया। प्रशिक्षण के लिए एक चतुसूत्रीय योजना बनी। पहला हृदय परिवर्तन, दूसरा दृष्टिकोण परिवर्तन, तीसरा जीवन शैली परिवर्तन, चौथा व्यवस्था परिवर्तन। मैंने चिंतन किया, व्यवस्था परिवर्तन का पक्ष बहुत जटिल है। समाज की विषमतापूर्ण और केंद्रित व्यवस्था अनुकूल नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन बहुत बड़ा कार्य है। उसे समाज और राज्य के पूर्ण सहयोग के बिना संपन्न नहीं किया जा सकता।
दिल्ली प्रवास में अहिंसा समवाय की अनेक गोष्ठियां आयोजित हुई। उस समय मैंने अहिंसा के सूत्रों में कुछ परिवर्तन किया। परिवर्तित रूप इस प्रकार हैं। पहला, अहिंसा का सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण। दूसरा, भावात्मक विकास का प्रशिक्षण। तीसरा, दृष्टिकोण का परिवर्तन, अनेकांत दृष्टि का विकास। चौथा, आजीविका का प्रशिक्षण तथा आजीविका शुद्धि का प्रशिक्षण। अहिंसा समवाय का कार्य जिस गति से होना चाहिए उस गति से अभी नहीं हो रहा है। अनुसंधान और प्रयोग का कार्य अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। अहिंसा प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ है और उसके प्रति जनता की अभिरुचि भी बढ़ रही है। अहिंसा यात्रा। सन 2001 बिदासर चातुर्मास भगवान महावीर की 26वीं जयंती का अवसर भारत सरकार द्वारा अहिंसा वर्ष की घोषणा। अहिंसा यात्रा के विषय में चिंतन चला और उसका वातावरण बना। उस चातुर्मास में अनेक गोष्ठियां आयोजित हुई। उद्देश्य, कार्यप्रणाली और व्यवस्था के बारे में गंभीर चिंतन हुआ। उद्देश्य, अहिंसा यात्रा के 2 उद्देश्य निर्धारित किए गए। अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास। कार्यप्रणाली, गांव-गांव में परिवर्जन और ग्राम प्रवेश से पूर्व कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क। ग्राम प्रवेश के बाद जनसभा का आयोजन, उसमें ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अहिंसा यात्रा का स्वागत, कार्यकर्ताओं द्वारा अहिंसा यात्रा के विषय में जानकारी, युवाचार्य महाश्रमण द्वारा प्रवचन, उसके बाद अहिंसा के विषय में समस्या और समाधान प्रस्तुत करना। मध्याह्न काल में अहिंसा यात्रा के कार्यकर्ता गांव के पंच, सरपंच, शिक्षक और गांव के प्रमुख व्यक्तियों के साथ गोष्ठी का आयोजन करते। उसमें गांव की समस्याओं को समझने का प्रयत्न होता। व्यवस्था, अहिंसा यात्रा की व्यवस्था के लिए अहिंसा यात्रा केंद्रीय समिति का गठन किया गया। उसका केंद्रीय कार्यालय पेक्सा विश्व भारती कोबा गांधीनगर में रखा गया। इस समिति के संयोजक के रूप में सिद्धराज भंडारी को मनोनयन किया गया। सुरेंद्र चौरड़िया कलकत्ता ने उसके संचालन का दायित्व संभाला। यात्रा की समयावधि 5 दिसंबर 2001 से 28 जून 2004 तक निर्धारित की गई। यात्रा पथ की दृष्टि से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन 4 प्रांतों का निर्धारण किया गया। सुजानगढ़, 5 दिसंबर 2001 से यात्रा प्रारंभ हुआ। प्रातःकाल का समय, सूर्य का उज्जवल प्रकाश, शांति का प्रतीक, ठंड का वातावरण, अनेक नगरों और कस्बों से आए हुए जनगण की उपस्थिति। हमने अहिंसा यात्रा के लिए प्रस्थान किया। हमारे आगे जैन ध्वज और उसके आगे अहिंसा रथ, वह दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा था। अहिंसा यात्रा का प्रतीक तैयार किया गया, जिसमें विश्व शांति के प्रतीक कबूतर का चिन्ह अंकित है। हरित पत्तियां, नीलवय और रक्ताभ रेखाएं अंकित हैं। 14 किलोमीटर का रास्ता तय कर हम लाडनू जैन विश्व भारती पहुंचे। स्वागत की औपचारिकता संपन्न हुई। मैंने देखा सब में एक अपूर्व उल्लास है। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कोई नया सूर्य नई किरणों के साथ धरातल का स्पर्श कर रहा था। अहिंसा यात्रा पहला संदेश। अहिंसा यात्रा के अवसर पर मैंने एक संदेश दिया जो यात्रा के स्वरूप को अभिव्यक्त कर रहा था। संदेश की भाषा इस प्रकार है। अहिंसा पर विचार करते समय हमारे सामने 2 विकल्प हैं, व्यक्ति और समाज। व्यक्ति अनेक हैं और वे अपने भावों से संचालित हैं। समाज व्यवस्था से संचालित होता है। व्यवस्था करने वाला और उसका पालन करने वाला व्यक्ति ही होता है। इसलिए व्यक्ति और समाज के बीच सर्वथा भेद रेखा खींचना संभव नहीं है। नकारात्मक भाव हिंसा के हेतु बनते हैं और सकारात्मक भाव अहिंसा के। क्रोध, अहंकार, लोभ, घृणा, भय, सांप्रदायिक विद्वेष, जातीय विद्वेष आदि नकारात्मक भाव हैं। सहिष्णुता, विनम्रता, अनासक्ति, प्रेम, अभय, सांप्रदायिकता, सद्भाव, मानवीय एकता आदि सकारात्मक भाव हैं। अहिंसा यात्रा का उद्देश्य है नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों में बदलने का प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण के द्वारा नकारात्मक भाव सकारात्मक भाव में बदल सकते हैं। अहिंसा प्रशिक्षण का आध्यात्मिक मूल्य है। अहिंसा चेतना का जागृत करना और अहिंसा के संस्कार का निर्माण करना। अहिंसा प्रशिक्षण का व्यवहारिक पहलू है आजीविका शुद्धि का प्रशिक्षण और अपेक्षानुसार आजीविका की विधियों का प्रशिक्षण। गरीब, शोषण, अन्याय, अपराध और पर्यावरण प्रदूषण, इन समस्या को केवल आध्यात्मिक प्रशिक्षण से नहीं सुलझाया जा सकता और केवल समाज व्यवस्था के परिवर्तन से भी नहीं सुलझाया जा सकता। इन्हें सुलझाने का उपाय है अहिंसा की चेतना का जागरण
और आजीविका की प्रविधि का प्रशिक्षण, इन दोनों का सहयोग। अहिंसा यात्रा की कल्पना और उसका कार्यक्रम किसी अशक्य और असंभव कल्पना पर आधारित नहीं है, जितना शक्य और संभव है और जो दीर्घकालिक नीति के अनुसार परिवर्तन की दिशा दे सकता है, हिंसा की बढ़त को रोकने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इस व्यवहारिक लक्ष्य के आधार पर अहिंसा यात्रा की परियोजना तैयार की गई। हमारा विश्वास है अहिंसा और नैतिक मूल्यों के विकास की चिंता करने वाले सभी विचारक तथा समाज व्यवस्था को बनाने की दिशा में सोचने वाले सभी व्यक्ति इसमें सहभागी बनेंगे। अहिंसा यात्रा समय की मांग। हम एक दिन में प्राय 10 अथवा 12 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। हमारे साथ लगभग 80 साधु साध्वियाँ, श्रमणियाँ और अहिंसा यात्रा में सहभागी यात्रियों का एक बड़ा काफिला था। व्यवस्था समिति के सदस्य आवास आदि की व्यवस्था करते और ग्रामवासी जनों से संपर्क करते। कुछ गांवों की यात्रा के बाद हम डिडवाना पहुंचे। वह एक अच्छा कस्बा है। वहाँ हमने देखा कि मुस्लिम समाज ने स्वागत में दरवाज़ा बनाया। यह अहिंसा शब्द का चमत्कार है। इससे पहले मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत में दरवाजे का निर्माण कार्य नहीं देखा। अहिंसा में वह शक्ति है जो भेद से अभेद की अनुभूति कराती है। राजस्थान की राजनीति के प्रमुख व्यक्ति हरिशंकर भाभड़ा की वह जन्मस्थली भी है और कार्यक्षेत्र भी। उन्होंने स्वागत भाषण में कहा, अहिंसा यात्रा समय की मांग है। हिंसा की बाढ़ को रोकने में इसका महत्वपूर्ण योग होगा। मैंने कहा, आज का युवक दिन में अनेक बार हिंसा की घटनाओं को सुनता है और पढ़ता है। उसके मस्तिष्क में हिंसक घटनाएं अपना स्थान बनाती जा रही हैं। यदि उसे अहिंसा का स्वर सुनने को न मिले तो हिंसा बदमूल हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि अहिंसा का स्वर कानों से टकराए और अहिंसा प्रशिक्षण का कार्य बढ़े। डिडवाना के कार्यकर्ताओं ने अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र के संचालन का संकल्प व्यक्त किया और वहां केंद्र की स्थापना भी हो गई। मैंने इस सच्चाई का अनुभव किया, हम अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत करते हैं और उसका गुणगान भी बहुत करते हैं। प्रशिक्षण पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है। प्रशिक्षण के बिना कोई भी सिद्धांत आचार और व्यवहार में नहीं उतरता। हिंसा की चेतना का रूपांतरण। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि और अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति पूछते, अहिंसा को सब लोग जानते हैं, फिर अहिंसा यात्रा क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में जो मैंने कहा वह मेरी दृष्टि में नया अभ्युपगम है। अहिंसा का एक रूप है मत मारो, इसे सब लोग जानते हैं। उसकी प्रेरणा भी आवश्यक है, किंतु हमने हिंसा के दूसरे स्वरूप को अधिक महत्व दिया है। मत मारो ये अहिंसा का प्रथम संकल्प है। दूसरा संकल्प है हिंसा की चेतना का रूपांतरण। हमारा मुख्य कार्य हिंसा की चेतना के रूपांतरण का है। उसके लिए आवश्यक है अहिंसा का प्रशिक्षण। उससे भी अधिक आवश्यक है अहिंसा के प्रशिक्षकों का निर्माण। अहिंसा की आचार संहिता। अहिंसा यात्रा के दौरान मैंने अहिंसा विकास के लिए अहिंसा की आचार संहिता का निर्माण किया। राजस्थान के गुड़ामालानी गांव में महावीर जयंती का आयोजन था। उस अवसर पर अहिंसा की आचार संहिता के 3 सूत्र प्रस्तुत किए। मैं अनावश्यक हिंसा नहीं करूंगा, मैं निरपराध की हत्या नहीं करूंगा, मैं उपभोग सामग्री का संयम करूंगा। सांप्रदायिक सौहार्द आचार संहिता। हमने 2 समुदायों के बीच चल रही हिंसा की स्थिति के बीच गुजरात में प्रवेश किया। प्रथम प्रवास खोड़ा गांव के विद्यालय में था। वहां R.K. चौधरी आदि अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति आए। सांप्रदायिक हिंसा की चर्चा चली। मैंने कहा, गोधरा कांड के बाद यदि हिंदू नेता मेरे पास आते तो मैं उन्हें प्रतिशोध से बचने का परामर्श देता। महात्मा गांधी ने हिंसा के आध्यात्मिक समाधान के लिए कुछ मार्ग सुझाए। उनमें एक प्रशस्त मार्ग है अहिंसात्मक प्रतिकार। यदि गांधी जी के इस मार्ग का अवलंबन लिया जाता तो प्रतिशोधात्मक हिंसा नहीं बढ़ती और हिंसा का वातावरण उग्र नहीं बनता। गुजरात की जनता ने गांधी जी को भुला दिया, यह आश्चर्य की बात है। हम अहिंसा यात्रा कर रहे थे, इसलिए हिंसा की समस्या पर विचार करना आवश्यक हो गया। अहिंसा को केवल सिद्धांत तक सीमित रखना नहीं चाहते। हिंसा की समस्या उपस्थित होने पर उसका अहिंसात्मक प्रतिकार भी आवश्यक समझते हैं। हिंदू मुस्लिम समाज के नेताओं के साथ अनेक गोष्ठियों के बाद सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक आचार संहिता का निर्धारण किया गया।
उसके दो मुख्य सूत्र ये हैं। पहला, कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध का पूरी जाति और संप्रदाय से बदला न ले, सबको अपराधी न माने। दूसरा, किसी संप्रदाय के उत्सव त्योहार आदि का दूसरे संप्रदाय वाले अनादर न करे, यदि कर सके तो उदारता पूर्वक सम्मान करे। पहले सूत्र का संबंध गोधरा कांड के बाद होने वाली हिंसा से था। दूसरे सूत्र का संबंध अहमदाबाद से निकलने वाली जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के साथ था। यह संदर्भ सामयिक है, किंतु आचार संहिता के इन दो सूत्रों का उपयोग दीर्घकालिक या स्थायी है। अहिंसा से प्रभावित हो व्यवहार। अहिंसा के विषय में हजारों वर्षों से चिंतन होता रहा। आज भी उस विषय में नए चिंतन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। हिंसा के नए नए रूप सामने आ रहे हैं, इसलिए अहिंसा के नए नए रूप खोजने आवश्यक हैं। राजनीति के क्षेत्र में अहिंसा का विकास कैसे हो, इस विषय पर हम चिंतन कर रहे थे। हमने शिवराज पाटिल को याद किया। वे 20 जून 2002 को बीजापुर, गुजरात में हमारे पास आए। हिंसा और अहिंसा की समस्या पर चिंतन चला। उस प्रसंग में मैंने कहा, पहला, हिंसा की अपनी व्यूह रचना है, रणनीति। अहिंसा के पास अपनी व्यूह रचना नहीं है, रणनीति नहीं है। हिंसा का प्रशिक्षण हो रहा है, अहिंसा का प्रशिक्षण नहीं हो रहा। हिंसा का अपना पूरा नेटवर्क है, अहिंसा का अपना कोई नेटवर्क नहीं है। ऐसी स्थिति में हिंसा की बाढ़ को अहिंसा कैसे रोक सकती है? अहिंसा में विश्वास रखने वाले सोचते हैं कि हिंसा की बाढ़ रुके, पर केवल चिंतन से काम नहीं होगा। अहिंसा की शक्ति संगठित नहीं है, इसलिए हिंसा की वृद्धि को रोकने में वह सफल नहीं हो रही है। अहिंसा के सामने एक समस्या और है। हिंसा का संबंध जीवन यात्रा से जुड़ा हुआ है। अहिंसा का संबंध मानसिक शांति से है। व्यक्ति का आचार और व्यवहार हिंसा से जितना प्रभावित होता है, उतना अहिंसा से नहीं। समाज व्यवस्था, राजनीति और राज्य व्यवस्था पर भी यह नियम लागू होता है। इस नियम का अतिक्रमण करने के लिए आवश्यक है अहिंसा का प्रशिक्षण। उसके द्वारा व्यक्ति का आचार व्यवहार अहिंसा से प्रभावित हो सकता है। समाज व्यवस्था, राजनीति और राज्य व्यवस्था भी अहिंसा से प्रभावित होती हैं। कॉन्फ्यूशियस से पूछा गया, राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक है? उन्होंने कहा, 3 बातें आवश्यक हैं, अन्न, शस्त्र और विश्वास। आगे पूछा गया, यदि इन तीनों में से छोड़ना हो तो पहले किसे छोड़ा जाए? कन्फ्यूशियस ने कहा, सबसे पहले शस्त्र, फिर अन्न। विश्वास को कभी नहीं छोड़ा जाए। यदि विश्वास नहीं रहा तो राज्य का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। कुशल शासक वही हो सकता है जो अपने राज्य की जनता में विश्वास बनाए रखता है। अहिंसा के 3 रूप। हम अहमदाबाद शाहीबाग के सागर सदन में प्रवास कर रहे थे। उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी आए। उनकी उपस्थिति में अहिंसा का प्रवचन करते हुए मैंने अहिंसा के 3 रूपों की चर्चा की। अहिंसा धर्म है, मैं मुनि हूँ, मेरे लिए अहिंसा धर्म है। अहिंसा नीति है, कुशल शासक वही हो सकता है जो अहिंसा की नीति का अनुसरण करता है। अहिंसा नीति के आधार पर ही विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न आस्थाओं वाले लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखा जा सकता है। अहिंसा कूटनीति है। कूट शब्द के अनेक अर्थ हैं। उसका एक अर्थ है छल प्रपंच। उसके आधार पर सामान्यतः कूटनीति का अर्थ छलपूर्ण नीति किया जाता है। मैं जिस अर्थ में कूटनीति का प्रयोग कर रहा हूँ वह इससे भिन्न है। कूटनीति का अर्थ है गूढ़ नीति, रहस्यपूर्ण नीति, तात्पर्य अथवा एदम्प्यत्य तर्क पहुँचाने वाली नीति। महात्मा गांधी ने हिंसा के विरोध में असहयोग नीति का सूत्र दिया। यह अहिंसा की कूटनीति है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से उनके मित्रों ने कहा, अब आप राष्ट्रपति हो गए हैं, आपको अपने शत्रुओं को समाप्त कर देना चाहिए। राष्ट्रपति, मैं ये काम कर रहा हूँ। मित्र, आपने इस विषय में अभी तक कोई कदम तो नहीं उठाया। राष्ट्रपति, मैं अपने शत्रुओं को मित्र बना रहा हूँ। यह नीति अहिंसा की कूटनीति है। शत्रुओं को दंड देने वाला उतना सफल नहीं होता जितना उन्हें मित्र बनाने वाला होता है। इस रहस्यपूर्ण नीति को समझने की दृष्टि कम लोगों के पास है। जिनके पास दूरदर्शन की क्षमता होती है वे ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यह सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए कि अहिंसा की कूटनीति का प्रयोग करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अहिंसा का नीति के रूप में व्यापक प्रयोग किया जा सकता है।
उसका प्रयोग उन सबको करना चाहिए जो किसी छोटे या बड़े संगठन का नेतृत्व करते हैं। शासक वर्ग के लिए उसका प्रयोग करना अति आवश्यक है। इसके द्वारा ही समाज में सामंजस्य की स्थापना और जनता में विश्वास के वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। अहिंसात्मक नीति का प्रयोग। मैंने इस तथ्य में सच्चाई का दर्शन किया, जनता का विश्वास खंडित होता है तब जनता में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। वह भावना प्रतिक्रियात्मक हिंसा और आतंकवाद के लिए उर्वरा भूमि बन जाती है। प्रतिक्रियात्मक हिंसा और आतंकवादी प्रवृत्ति को केवल शस्त्र बल के द्वारा नहीं रोका जा सकता। उसे रोकने का सशक्त और सहज उपाय है अहिंसात्मक नीति का प्रयोग। मेरे चिंतन का निष्कर्ष रहा, हम व्यक्ति और व्यवस्था को अहिंसामय नहीं बना सकते, उन्हें अहिंसा से प्रभावित कर सकते हैं और वैसा करना भी चाहिए। अहिंसा के विकास के लिए 2 नीतियों का आलंबन आवश्यक है। पहला अल्पकालीन नीति समझौता वार्ता, दूसरा दीर्घकालीन नीति अहिंसा का प्रशिक्षण। कोई भी संघर्ष अथवा युद्ध अनंत काल तक नहीं चल सकता, एक कालावधि तक चलता है। आखिर लड़ने वालों में परस्पर समझौता होता है। यह अहिंसा की अल्पकालीन नीति है। दीर्घकालीन नीति का प्रयोग हिंसा की चेतना के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। उसका साधन है अहिंसा प्रशिक्षण। मैंने हिंसा और अहिंसा पर विभिन्न दृष्टियों से विचार किया। मुझे अनुभव हुआ वर्तमान युग में हिंसा के अनेक रूप हैं। पहला व्यक्तिगत हिंसा, क्रोध, लोभ, भय आदि का आवेश, निषेधात्मक दृष्टिकोण, भावनात्मक तनाव, क्रोध आदि से उत्पन्न तनाव। दूसरा पारिवारिक हिंसा, पक्षपातपूर्ण हिंसा, अन्याय, वाणी का असंयम। तीसरा व्यावसायिक हिंसा, अनैतिकता, अप्रामाणिकता। चौथा सामाजिक हिंसा, असंतुलित अर्थव्यवस्था। पांचवा राष्ट्रीय हिंसा, आक्रामक नीति। छठा अंतर्राष्ट्रीय हिंसा, उपनिवेशवादी मनोवृत्ति, बाजार एकाधिकार की मनोवृत्ति, शस्त्र अस्त्र का विक्रय, आक्रामक नीति। मैंने यह भी अनुभव किया, हिंसा और अहिंसा का संबंध मनुष्य की जीवन शैली से है। जैसी जीवन शैली होती है वैसा ही उसका परिणाम होता है। जीवन शैली 2 प्रकार की होती है, आवेश प्रधान परिणाम हिंसा, उपशम प्रधान परिणाम अहिंसा। मेरा यह स्पष्ट अभिमत बन गया, अहिंसा का विकास करना है तो हिंसा के कारणों को मिटाना जरूरी है। मैंने हिंसा के कारणों की खोज की दिशा में ध्यान केंद्रित किया, हिंसा के कारणों की सूची बनाई। हिंसा के कारण आवेश, मिथ्या दृष्टिकोण, मिथ्या आग्रह, मिथ्या आचार, मानसिक असंतुलन, अभाव, अतिभाव, यह सभी कारण अहिंसा और शांति के बाधक तत्व हैं। मैं मानता हूँ समाज व्यवस्था के साथ हिंसा और अहिंसा पर विचार करना आवश्यक है। अर्थ केंद्रित समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है और हिंसा बढ़ती है। धर्म केंद्रित समाज में नैतिक मूल्यों का विकास होता है और अहिंसा का पल्लवन। हिंसा बढ़ रही है, यह समस्या है। चिंतनशील लोग इससे आशंकित हैं। मैंने उसकी आशंका के स्वरों को सुना, विचार मंथन किया। विचार मंथन के पश्चात मैंने कहा, मेरी दृष्टि में इस समस्या का समाधान अहिंसा प्रशिक्षण हो सकता है। इस विषय पर हर चिंतनशील व्यक्ति को गंभीर चिंतन करना चाहिए। ओम अरहम।